हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि ग्रे वुल्फ ने सोचा था, शाही महल में इस समय भारी उथल पुथल मची हुई थी। मुरोंगबो का महल तनावपूर्ण और भारी वातावरण से भरा था। वह राजा, जो कल रात तक बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा था, आज सुबह बिस्तर से उठ तक नहीं सका। इतना ही नहीं, उसके सिर के सारे बाल रात भर में झड़ गए थे, जिससे उसका सिर आईने की तरह चिकना और पूरी तरह गंजा हो गया था। फेयरफुल फेस मुरोंगबो, जिसकी शक्ल अभी मध्यम आयु वर्ग मिडिल एज जैसी थी, उसकी जीवन शक्ति जैसे रातों रात खींच ली गई हो। केवल एक रात में वह 40 के दशक के व्यक्ति से बूढ़ा होकर 50 के दशक का दिखने लगा। बूढ़ा आदमी, उसके पूरे शरीर और चेहरे की त्वचा ऐसी मुरझाकर सूख रही थी जैसे उसका सारा मॉइस्चर नमी सोख लिया गया हो। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि उसकी कल्टीवेशन खेती शक्ति स्तर भी रातों रात मार्शल एंसेस्टर से गिरकर मार्शल मास्टर के स्तर पर आ गई थी। यह अचानक हुआ बदलाव इतना अजीब था कि कोई भी इसका कारण नहीं ढूंढ पा रहा था और न ही कोई इसका इलाज कर पा रहा था। रश्ड फेस, इस बात ने मुरोंगबो को चरम सीमा तक झकझोर कर रख दिया था। अगर तुम लोग इसका कारण नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। क्रोध, वह गुस्से में चिल्लाया और अपने सामने घुटने टेके हुए एक डॉक्टर को लात मारी। डॉक्टर ने बचने की हिम्मत नहीं की और लात खाए वह जमीन पर गिर पड़ा और अपना ठंडा पसीना पोंछने लगा। कोल्ड स्वेट, यह अकल्पनीय था। रातों रात शासक के बाल झड़ गए और वह पूरी तरह गंजा हो गया, उसकी शक्ति भी एक स्तर नीचे गिर गई। हालांकि ये गिरावट यहीं रुकती नहीं दिख रही थी। उसकी स्थिति अभी भी लगातार गिर रही थी। उसकी उम्र, उसकी कल्टीवेशन या उसकी जीवन शक्ति, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। डाउनवर्ड ट्रेंड, इस स्थिति ने उन सभी को, जिन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, थर थर कांपने और घबराहट में डाल दिया। अगर सिर्फ एक व्यक्ति निदान नहीं कर पाता तो एक बात थी, लेकिन अगर पूरा समूह निदान नहीं कर पा रहा था तो यह एक बेनाम बीमारी थी। फेयरफुल फेस क्वेश्चन मार्क, क्या यह शासक की चिंता के कारण हुआ था? वरना बिना किसी कारण के ऐसा कैसे हो सकता था? पास ही घुटने टेके एक वृद्ध व्यक्ति ने अपनी हिम्मत जुटाए और शांति से कहा, महाराज, कृपया अपना क्रोध शांत करें। मेरे निदान के अनुसार आप पर जहर के कोई लक्षण नहीं है। आपकी नाड़ी भी सामान्य है। ये सब इतनी अचानक हुआ है शायद इसलिए क्योंकि आप राजकीय मामलों को लेकर चिंतित थे। शायद जब आप अपनी सारी चिंताओं को दूर कर लेंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बूढ़ा आदमी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एंग्री, मुरोंगबो का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह कांपती आवाज में उन्हें कोसने लगा, तुम सब कचरा हो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरा कल्टीवेशन लेवल हर पल गिर रहा है? ठीक हो ना? क्या मैं यहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार करूं? टायर्ड फायर, वे डॉक्टर, जो संख्या में 1 दर्जन से अधिक थे, उत्तर देने का साहस नहीं कर सके। एक एक करके सबने घुटने टेक दिए और अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कभी ऐसा केस नहीं देखा था। वे इसका इलाज कैसे करते? महाराज, बेहतर होगा कि घोस्ट डॉक्टर का पता लगाने के लिए एक शाही आदेश जारी किया जाए। घोस्ट डॉक्टर के चिकित्सा कौशल से वह निश्चित रूप से आपकी इस बीमारी का इलाज कर पाएंगे। एक डॉक्टर ने साहपूर्वक सलाह दी। बल्ब, दफा हो जाओ, यहां से बाहर निकलो, तुम सब बेकार हो। पाउटिंग, मुरोंगबो गुस्से में चिल्लाया। उसने पास पड़ी चीजें उठाई और उनकी ओर फेंक दी। वह शाही आदेश जारी करे। क्या इसका मतलब दुनिया को यह बताना नहीं होगा कि वह मर रहा है? उस समय कहने की जरूरत नहीं कि दूसरे देश आकर उसके क्षेत्रों पर आक्रमण कर देंगे। उत्तराधिकारी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यूरोपीय महल, हर चीज का एक कारण होना चाहिए। यह असंभव है कि बिना किसी कारण के ऐसा कुछ हो जाए। निश्चित रूप से इसका कोई कारण था। मुझे सोचने दो, मुझे देखने दो। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसने सोचा कि कल से आज तक उसने क्या किया, क्या खाया और किसे छुआ। हालांकि उसका डर इतना बड़ा था कि वह शांत होकर ध्यान से नहीं सोच पा रहा था। फिर भी उसे यकीन था कि यह मामला पूरी तरह से फैंग फंग परिवार से संबंधित था। ये वही होने चाहिए, ये निश्चित रूप से वही है। एंग्री फायर, जैसे ही उसने ये सोचा, उसका दिल कांप उठा और वह अचानक चिल्लाया, कोई है? यहां आओ, सैनिकों। फेयरफुल फेस लाउडस्पीकर, एक काले कपड़ों वाला अंगरक्षक गार्ड तुरंत अंदर आया। उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की और सम्मानपूर्वक एक घुटने के बल झुक गया। स्वामी,
अमावस्या, जाओ, तुरंत राजकुमार के महल जाओ और ये जुवान यीशैन को मेरे पास बुला कर लाओ। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कांपती आवाज ने उसके डर को उजागर कर दिया। रश्ड फेस, जी, काले कपड़ों वाले आदमी ने जवाब दिया और जल्दी से चला गया। ये निश्चित रूप से वही होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कब शुरू किया? मैं तो अपने भरोसेमंद सहयोगियों से घिरा हुआ हूं। वह पागलों की तरह बड़बड़ाया। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज फटने लगी। जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो, वह अपनी मुट्ठियां भींचते हुए चिल्लाया, कोई है? इधर आओ, सैनिकों। मुट्ठी। कई काले कपड़ों वाले आदमी अंदर आए और उसकी कांपती आवाज को सुनने लगे। अभी के अभी लोगों की संख्या की जांच करो। देखो कि क्या कोई कम तो नहीं है। जल्दी, अभी के अभी। क्लिपबोर्ड रनिंग डैश। जी, उन लोगों ने जल्दी से जवाब दिया और पीछे हट गए। वे सब जांच करने के लिए चले गए। जब एक व्यक्ति कम पाया गया तो गिनती करने वाला व्यक्ति चौंक गया और उसने फिर से गिना। पुष्टि होने के बाद उन्होंने जल्दी से उसे रिपोर्ट दी। डाउनवर्ड ट्रेंड, ओपन माउथ फेस। महाराज, हम एक आदमी कम है। अर्धमूर्ति क्रॉस मार्क। यकीनन, वाकई ऐसा ही हुआ है। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया और उसका चेहरा खौफ से भर गया। फेयरफुल पदचिह्न। इसी समय राजकुमार के महल भेजा गया छाया रक्षक शैडो गार्ड वापस आया और रिपोर्ट दी, महाराज, राजकुमार के महल के लोगों के अनुसार तीसरे राजकुमार थर्ड प्रिंस कल महल वापस नहीं आए। शहर में भेजे गए लोग उनका पता नहीं लगा सके। शहर के गेट पर तैनात लोगों ने कहा कि उन्होंने तीसरे राजकुमार को शहर छोड़ते हुए देखा था और उन्हें नहीं पता कि वे कहां जा रहे थे। घोड़ा क्वेश्चन मार्क। ये सुनकर मुरोंगबो जमीन पर सुन्नत पैरालाइज्ड होकर गिर पड़ा और उसका दिमाग खाली हो गया। इस पल में वह बूढ़ा व्यक्ति एक दशक और ज्यादा बूढ़ा लगने लगा। वह जमीन पर बैठ गया और शून्य में ताकने लगा। काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। सब बूढ़ा आदमी, नो माउथ फेस। महल के लोगों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और चुपचाप पीछे हट गए। आंखें नो स्पीकिंग। हालांकि मुरोंगबो इस खबर को रोकना चाहता था, लेकिन यह अफवाह कि उसने धीरे धीरे अपना कल्टीवेशन शक्ति खो दिया है और उसका चेहरा धीरे धीरे बूढ़ा हो गया है, साथ ही मुरोंगी जुबान के जाने की खबर धीरे धीरे फैल गई। ये खबर सुनने के बाद क्लाउडी मून सिटी, जिसे पहले से ही शांत नहीं माना जाता था, फिर से हलचल में आ गया। रनिंग डैश लाउड स्पीकर। फैंग एस्टेट के अंदर उस आंगन में जहां हिल लॉर्ड रह रहे थे। जापानी महल फायर। हिस, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें नहीं पता कि जब मैंने वह नज़ारा देखा तो मैं कितना डर गया था। मैं डर के मारे चिल्लाते चिल्लाते बचा। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि जो आदमी एक दिन पहले ठीक था, वह अगले दिन 60-70 साल का बूढ़ा हो गया। अस्टोनिश्ड फेस बूढ़ा आदमी, नो एंट्री साइन। ग्रे वुल्फ ने आंगन में शैडो वन को बताया, सबसे भयानक बात यह है कि उसका कल्टीवेशन अपंग हो गया और धीरे धीरे गायब हो गया। ये किसी भी इंसान को तोड़ देगा। उसने दशकों की कड़ी मेहनत के बाद मार्शल एंसेस्टर स्तर हासिल किया था। वह एक ही दिन में इस तरह बर्बाद हो गया। तसक तसक। वाकई घोस्ट डॉक्टर की दवा असाधारण है, इसलिए किसी को भी घोस्ट डॉक्टर को नाराज नहीं करना चाहिए। गोली खोपड़ी। जैसे ही शैडो वन ने ये सुना, उसकी आंखें चमक उठी। उसने स्वाभाविक रूप से घोस्ट डॉक्टर के कौशल को देखा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी अजीब दवाएं भी होंगी जो इंसान को दिन ब दिन बूढ़ा बना देंगी। उसकी कल्टीवेशन की शक्ति भी धीरे धीरे गायब हो गई। ये तो जीवन को मौत से भी बदतर बना देगा। लोग डर और चरम घबराहट में जिएंगे। इस तरह का तरीका किसी व्यक्ति के जीवन को मौत से भी बदतर बना देता है, तलवार से मरने से भी बदतर। फेयरफुल फेस डाउनवर्ड ट्रेंड। लेकिन वह गंजा करने वाली दवा मैंने ही उसे दी थी। मूल रूप से मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन जब मैं घोस्ट डॉक्टर के बारे में सोचता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सका। उसने कुछ पछतावे के साथ कहा कि वह मुरोंगबो को तलवार से खत्म कर देता। आदमी पेंसिव फेस। जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, उसने अचानक कमरे की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, पिछले 2 दिनों से स्वामी मास्टर को क्या हुआ है? क्या वे लगातार कमरे में ही रह रहे हैं और कभी बाहर नहीं आए? डॉ क्वेश्चन मार्क। जब उसने ग्रे वुल्फ की बातें सुनी तो शैडो वन ने कमरे की ओर एक सरसरी नजर डाली और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मास्टर तब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक घोस्ट डॉक्टर अपने कामों से फ्री नहीं हो जाती और फिर से उनके बारे में नहीं सोचने लगती। वरी जब मास्टर का मूड खराब होता था तो उनके अधीनस्थों की नसें तनी रहती थी, वे तनाव में रहते थे। सिर्फ ग्रे वुल्फ ही था जिसने इन 2 दिनों में खुशी खुशी इधर उधर कूदने की हिम्मत की थी। शैडो वन तो हंसने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। घोस्ट डॉक्टर के उनके बारे में सोचने तक का इंतजार।
ग्रे वुल्फ के चेहरे के भाव अजीब हो गए। इस तरीके की तुलना में मुझे लगता है कि मास्टर के लिए खुद घोस्ट डॉक्टर के आंगन में जाना और उनके आसपास रहना ज्यादा व्यावहारिक है, घोस्ट डॉक्टर के मेरे मास्टर के बारे में सोचने का इंतजार करना। ओह, ये सुनने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा। ये संभव था कि मास्टर इंतजार ही करते रह जाएं और घोस्ट डॉक्टर उन्हें पूरी तरह से भूल जाएं। कोल्ड स्वेट स्माइल। शैडो वन ने उसकी ओर देखा और सुझाव दिया, तुम अंदर जाकर मास्टर को सलाह क्यों नहीं देते? मैं फिर से टायर्ड। ग्रे वुल्फ ने उससे घूरते हुए कहा, इतने काले दिल वाले मत बनो। जब भी चीजें ठीक नहीं चल रही होती हैं तो तुम हमेशा मुझे ही जाने का सुझाव क्यों देते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो खुद जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम मास्टर के पास नहीं जाते तो तुम घोस्ट डॉक्टर के पास जा सकते हो। शैडो वन ने बात जारी रखी, क्या तुम इन 2 दिनों में अक्सर घोस्ट डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो? उनके सामने मास्टर के बारे में कुछ और अच्छी बातें कहो और उन्हें याद दिलाओ ताकि वह यहां आ सके। बल्ब। उन शब्दों को सुनकर ग्रे वुल्फ ने उत्तर दिया, हालांकि मैं इन दिनों अक्सर घोस्ट डॉक्टर के पास जाता हूं, लेकिन मैंने उनके लोगों को ज्यादा नहीं देखा है। वह कई चीजों में व्यस्त लग रही थी। इसके अलावा उन्होंने उन फंग गार्ड्स को कुछ काम करने का आदेश नहीं दिया, न ही वह अपने कमरे से बाहर आई और न ही लोगों को खुद को परेशान करने दिया। भले ही मैं मास्टर के लिए कुछ अच्छी बातें कहना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। जैसे कुछ याद आया हो, उसने पूछा, क्या मास्टर की फैंग परिवार के मुखिया के साथ अच्छी बातचीत नहीं हुई थी? वह पिछले 2 दिनों में वहां क्यों नहीं गए? भविष्य के ससुर के साथ अच्छे संबंध होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये दुर्लभ है कि वे फैंग संपत्ति पर रुके हैं। उन्हें ऐसा अवसर नहीं गंवाना चाहिए। आदमी 3। फैंग परिवार के मुखिया पिछले 2 दिनों से साधना कल्टीवेशन करने के लिए एकांत में चले गए हैं। मास्टर स्वाभाविक रूप से उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। शैडो वन ने जवाब दिया। ओह, मैं समझ गया। ग्रे वुल्फ ने सिर हिलाया, इसके बारे में सोचा और कहा, तो मैं घोस्ट डॉक्टर के पास जाकर एक नजर डालूंगा। मास्टर को सलाह दूंगा कि वह कमरे में न रहें और हर समय अभ्यास न करें। अब जब हम फैन संपत्ति पर रुके हैं तो हमें अवसर का फायदा उठाना चाहिए। जैसे ही उसने बात की, वह स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए फंग जियू के पास चला गया। कमरे में हेल्स लॉर्ड साधना नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी बातचीत सुन रहे थे। उन्होंने सोचा, वह इतनी दूर चलकर यहां आए हैं, अब भी उन्हें खुद को उनके सामने घसीटना होगा। वह महिला रोमांटिक रूप से इतनी संवेदनहीन थी, लेकिन क्या वह इसे बहुत पहले से नहीं जानते थे? वह वास्तव में उसके बारे में क्या करना चाहते थे? शायद वह जितना गंभीर थे और जितना कम वह उसे देखने जाते थे, वह उतनी ही खुश होती। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उनकी आंखें गहरी हो गईं और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, हुन्फ, तो तुम इस लॉर्ड को अकेला छोड़ना चाहती हो? तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। अपना मन बनाने के बाद वह उठे और दरवाजे से बाहर निकल गए। लुक ऑफ ट्रायम्फ मुकुट। जब शैडो वन ने उन्हें बाहर आते देखा तो वह तुरंत आगे बढ़ा और सलाम किया, मास्टर। हम, हेल्स लॉर्ड ने जवाब दिया और एक स्थिर गति से बाहर चले गए। जब वह फैंग जियू के आंगन में पहुंचे तो उनकी मुलाकात ग्रे वुल्फ से हुई, जो वापस आ रहा था। मास्टर, मिस फैंग अपने आंगन में नहीं है। मैंने सुना है कि वह पहाड़ के पीछे गई हैं। ये सुनकर उनकी काली आंखों में हैरानी चमक उठी। पहाड़ के पीछे? क्या सभी फैंग गार्ड्स हाल ही में पहाड़ के पीछे नहीं चले गए थे? वो वहां क्या करने गई है? ओपन माउथ फेस। यह अधीनस्थ बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन 2 दिनों में इस अधीनस्थ ने उन्हें समय समय पर फैंग गार्ड्स को कुछ बताते हुए देखा। उन्होंने गुप्त रूप से क्लाउडी मून सिटी में कुछ बलों को भी इकट्ठा किया, जैसे कि कुछ होने वाला हो। ये सुनकर हेल्स लॉर्ड एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहे और फिर पहाड़ के पीछे की ओर चल दिए। वह उनकी मदद के बिना क्या कर रही थी? उसे इतने लंबे समय से जानने के बाद उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए था कि वह कितनी दृढ़निश्चयी व्यक्ति थी। उसने अपने दम पर मामलों को संभाला और उन्हें अपने कंधों पर उठाया। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उनके लिए उसके पास खड़े होकर देखते रहना भी ठीक था। 1। इसके अलावा दुनिया इतनी बड़ी है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लोगों की संख्या बहुत अधिक है। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो 9वें दर्जे के छोटे से देश से बाहर निकलना चाहती थी। उनके लिए हर समय उसकी रक्षा करना असंभव था। अगर वह हमेशा उसकी रक्षा करते रहे तो उन्हें डर था कि भविष्य में उसे और अधिक कष्ट सहने पड़ेंगे। पृथ्वी। इन विचारों के मन में घूमते ही हेल्स लॉर्ड ने अपने पतले होंठ सिकोड़ लिए और उनकी काली आंखें गंभीर हो गईं।
वह इस बेचैन करने वाली भावना को व्यक्त करने में असमर्थ थे। वरीड अमावस्या। इस बीच पहाड़ के पीछे इस समय फैंग जियूक ने पहली बार सभी फंग गार्ड्स को अपने सामने बुलाया था। ये भी पहली बार था कि फैंग जियू ने उन्हें इस तरह अपने सामने प्रकट किया था। अपने सामने खड़े गार्ड्स और प्रत्येक टीम के सामने खड़े 8 टीम लीडरों को देखते हुए वह स्पष्ट और ठंडी आवाज में बोली, जब से मैंने फैंग गार्ड्स की कमान संभाली है, ये पहली बार है कि आप सभी को यहाँ बात करने के लिए इकट्ठा किया गया है। यहाँ मौजूद आप में से हर एक को फैंग परिवार द्वारा प्रशिक्षित किया गया है और सर्वश्रेष्ठ गार्ड के रूप में चुना गया है। आप में से कुछ ने सैकड़ों दुश्मनों को मारने के लिए मेरे पिता का साथ दिया है। मैंने आपकी वफादारी पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन जब फैंग गार्ड्स की भीड़ ने उनके मुंह से लेकिन शब्द सुना और फिर बिना अपनी बात जारी रखे वह रुक गईं, तो वे अपनी सांसें रोककर उनकी देह पर अपनी आंखें केंद्रित करने से खुद को नहीं रोक सके। वह आगे क्या कहेंगी? ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। उन्हें इस नए मास्टर की गहरी समझ नहीं थी। कोई यह भी कह सकता था कि उन्होंने उन्हें जो एकमात्र प्रभाव दिया था वह उस दिन फैंग संपत्ति के गेट के सामने का था। फैंग कुलपति पेट्रियार्क और फैंग परिवार के मुखिया दोनों के साथ दुर्घटनाएं होने के बाद उन्होंने अपने मन में उनकी ताकत पर भी सवाल उठाया था। क्वेश्चन मार्क। हालांकि ग्रीन गैलप कंट्री के साथ मुकाबले के बाद उन्हें पता चला कि उनका मास्टर उतना कमजोर और अक्षम नहीं था जितना कि बाहर की दुनिया कहती थी। इसके विपरीत उसने दृढ़ता और निर्णायक रूप से उस देश के शासक के उच्च पदस्थ अधिकारी को मार डाला था। इसने उनके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। प्रभावशाली। क्या वे लोग जो ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं कमजोर और अक्षम होंगे? ओह, मजाक करना बंद करो। नो एंट्री साइन। यदि वह वास्तव में कमजोर और अक्षम होती तो उनके टीम कैप्टन उन्हें मास्टर के रूप में सम्मान नहीं देते। हालांकि ऐसा लगता है कि लुओ यू के अलावा अन्य टीमों के कैप्टन ने अभी तक उन्हें मास्टर के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अर्धमूर्तियां। इस विचार पर उन सभी ने अपने सामने खड़े कप्तानों को अजीब नजरों से देखा। आंखें बवंडर। फैंग जियू ने भीड़ पर नजर डाली और उनकी स्पष्ट और ठंडी आवाज फिर से गूंजी, लेकिन मुझे जरूरत है कि आप मुझे फिर से मास्टर के रूप में पहचानें। स्वर्ग और पृथ्वी के सामने शपथ लें। केवल मेरे प्रति वफादार रहने और फैंग परिवार को कभी धोखा न देने की कसम खाएं। पेपर वन क्लाउड। ये सुनकर हर कोई भावुक हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी के सामने शपथ लेना। वे सभी जानते थे कि इस तरह की शपथ उनकी आंतरिक गहरी ऊर्जा प्रोफाउंड एनर्जी के साथ एक अनुबंध कंट्रैक्ट स्थापित करती है। एक बार यह शपथ लेने के बाद यदि विश्वासघात हुआ तो मास्टर के दंड दिए बिना भी स्वर्ग और पृथ्वी उस गद्दार को आसमानी बिजली से दंडित करेंगे। हाई वोल्टेज फेयरफुल फेस। हालांकि वे फैंग गार्ड्स हैं, उन्होंने कभी ऐसी शपथ नहीं ली थी। इस शपथ का क्या अर्थ था? क्या उन पर भरोसा करना काफी नहीं था? वरीड थॉट बलून। इस विचार पर सभी कांप उठे। ऐसा नहीं था कि वे इसे करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें थोड़ा अजीब लगा। जब वह उनकी वफादारी पर संदेह नहीं करती थी तो जरूरत से ज्यादा करने की क्या जरूरत थी? हालांकि ठीक उसी क्षण सामने खड़े 8 टीम कैप्टन अपने हाथ आसमान की ओर इशारा करते हुए एक घुटने के बल बैठ गए। उनकी गहरी आवाज, जिसमें एक औपचारिक और गंभीर स्वर था, गूंज उठी। फायर स्माइल। मैं लुओ यू, फैन लिन, किकांग, वेई फैंग, लू यून, गुमो, कसू डुओ, फोंग चेंग, मैं यह शपथ लेता हूं कि इस जीवन में मैं आपका अनुसरण करूंगा मास्टर, आपको कभी धोखा नहीं दूंगा और अपनी वफादारी की कसम खाता हूं। मैं आकाश और पृथ्वी के नीचे इस शपथ की कसम खाता हूं। पेपर 1। उन 8 ने एक साथ धीमी और गंभीर आवाज में बात की। जैसे ही उन्होंने अपनी मन्नतें पूरी की, उनकी शक्तिशाली आवाजें उनके पीछे खड़े फैंग गार्ड्स के कानों तक पहुंची। फैंग जियू की आंखों के सामने जैसे ही उनकी आवाजें रुकी, उनके नीचे की जमीन से 8 जटिल और प्राचीन आकृतियां पैटर्न्स तैरने लगीं। फिर वे प्रकाश की एक किरण में टूट गईं जो उनकी भौहों के बीच जा टकराए और गायब हो गई। चमकता सितारा ट्राइडेंट साइन। उसी समय पीछे के सभी फैंग गार्ड्स तुरंत एक घुटने के बल झुक गए। उनकी आंखें फैंग जियू के शरीर पर केंद्रित थीं। उनकी शक्तिशाली आवाज में दुश्मन को मार गिराने जैसा राजसी वेग था और पहाड़ों को हिला देने की क्षमता थी। बाइसेप्स। मैं यह शपथ लेता हूं कि इस जीवन में मैं आपका अनुसरण करूंगा मास्टर, आपको कभी धोखा नहीं दूंगा और अपनी वफादारी की कसम खाता हूं। मैं आकाश और पृथ्वी के नीचे इस शपथ की कसम खाता हूं। सभी फैंग गार्ड्स के पैरों के नीचे धीरे धीरे एक विशाल आकृति फैल गई। जैसे ही उन्होंने अपनी रहस्यमय शक्ति को इकट्ठा किया, वह रोशनी उनकी भौहों में प्रवेश करते ही गायब हो गई।
इस दृश्य की भव्यता को हेल्स लॉर्ड देख रहे थे जो बहुत दूर नहीं थे। यहाँ तक कि उनकी अचल निगाहें भी एक पल के लिए डगमगा गई क्योंकि वह उस लाल आकृतिक फैंग जियू को गहरी नजरों से देख रहे थे। मुकुट, लाज सर्कल आंखें। उनके पीछे खड़े शैडो वन और ग्रे वुल्फ ने आगे के दृश्य को देखा और वे भी स्तब्ध रह गए। उन सभी लोगों के लिए स्वेच्छा से उसे अपने भगवान के रूप में पहचानना और आकाश और पृथ्वी की शपथ लेना आसान नहीं था। अस्टोनिश्ड फेस टक्कर। आकाश और पृथ्वी की शपथ लेने का मतलब था अपना जीवन उसके हाथों में सौंप देना। उन्होंने सोचा था कि एक या दो लोग ठीक हैं। हालांकि 100 से अधिक फैंग गार्ड्स ने बिना सोचे समझे उसके प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली थी। यही बात उन्हें वास्तव में हैरान कर रही थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक वह था जो घोस्ट डॉक्टर ने आगे कहा। बुकमार्क टैब्स हर्रे, लेंग शुआंग, लेंग हुआ, जो चीजें तुमने तैयार की हैं उन्हें नीचे सौंप दो। पैकेज जी। फैंग जियू के पीछे खड़े लेंग शुआंग और लेंग हुआ ने उत्तर दिया। वे लुओ यू के पास गए और उसे औषधीय गोलियों मेडिसिनल पिल्स की बोतलों से भरी टोकरी सौंप दी। इसे आप स्वयं आगे बढ़ाएं। लुओ यू ने उत्साहपूर्वक टोकरी की ओर देखा और फैंग जियू से पूछा, मिस्ट्रेस, यह क्या है? ओह भगवान, ये वह नहीं है जो वह सोच रहा था, है ना? क्वेश्चन मार्क। फैंग जियू ने उसकी ओर एक नजर डाली और अपनी आवाज में प्रोफाउंड चीख भरते हुए कहा, यह एक औषधीय गोली है जो आपको आगे बढ़ने एडवांस में मदद कर सकती है। गोलियां लेने के बाद आपको यहीं इसी स्थान पर ध्यान मेडिटेट करना होगा। आसपास 4 गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स हैं जो आपकी रक्षा करेंगे ताकि आपको परेशान होने की चिंता न करनी पड़े। गोली 1। जब सबने ये सुना तो वे सब सदमे में चिल्ला उठे, क्या औषधीय गोलियां? क्या ये वाकई उन्नति एडवांसमेंट के लिए औषधीय गोलियां थीं? फेयरफुल फेस फायर। ये सच है, ये सच है। यहाँ देखो, मुझे यह मिल गई। एक फैंग गार्ड जिसे औषधीय गोलियों की बोतल मिली थी, वह इसे उत्साह से लहरा रहा था। ये वास्तव में औषधीय गोलियां हैं, इस पर गोली का नाम भी लिखा है। अरे हाँ, यहाँ कितनी बोतलें हैं? मिस्ट्रेस को इतनी दवा कहाँ से मिली? उन सभी ने चैन की सांस ली और जो हो रहा था उस पर अविश्वसनीय महसूस किया। उनके 9वें ग्रेड के देश में सामान्य दवा मिलना दुर्लभ और कठिन था, इन औषधीय गोलियों की तो बात ही छोड़ दें। पृथ्वी मणि। आप सभी को अभी तक नहीं पता है, लेकिन मेरी दूसरी पहचान घोस्ट डॉक्टर की है। भविष्य में आपके पास किसी भी आवश्यक दवा की कमी नहीं होगी। फैंग जियू ने मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी हल्की सी आवाज ने सभी फैंग गार्ड्स के दिलों को उत्साह से भर दिया। स्माइल 1। ओह भगवान, मिस्ट्रेस ही घोस्ट डॉक्टर थी, और वह न केवल उपचार लिख सकती है बल्कि दवाएं भी बना सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह चाहती थी कि वे शपथ ले। यदि उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की शपथ नहीं ली होती तो वे उनकी पहचान के ज्ञान से अवगत भी नहीं होते, क्योंकि यह बहुत चौंकाने वाला था। टक्कर फायर। इस क्षण उन्हें आखिरकार पता चल गया कि गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स ने भी उन्हें अपनी मिस्ट्रेस के रूप में क्यों स्वीकार किया था। चूंकि वह इतनी सारी औषधीय गोलियां बना सकती थीं, तो उनकी मिस्ट्रेस का कीमिया एल्केमी में स्तर कितना डरावना होगा। शायद कई कीमियागर एल्केमिस्ट्स उनकी तुलना में कहीं नहीं टिकते थे। फेयरफुल फेस फायर। इसी तरह वे ये सोचने से खुद को नहीं रोक सके कि मिस्ट्रेस जो सवारी और पालतू जानवर रख रही थी, वे इतने अद्भुत क्यों थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें औषधीय गोलियां या अन्य अमृत खिलाया गया हो? वरना वह गोल मटोल बर्फ जैसा सफेद छोटा पालतू जानवर अचानक शेर से बड़ा कैसे हो सकता था? उसका भयंकर रूप अन्य हिंसक जानवरों की तुलना में अधिक डर पैदा करता था। 1। वे ये समझने में विफल रहे थे कि ओल्ड वाइट ने पहले पीक मार्शल एंसेस्टर रैंक के हमलावरों से फैंग कुलपति पेट्रियाक को कैसे बचाया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि खैर जवाब निश्चित रूप से उसके आहार और औषधीय गोलियों में छिपा था जो उसने खाई थी। गोली। उत्साहपूर्वक औषधीय गोलियां प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने हाथों में गोलियों की जांच की। वे नहीं जानते थे कि वे गोलियां किस ग्रेड की थीं। हालांकि मास्टर ने कहा था कि उनकी रक्षा के लिए 4 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स है, इसलिए वे पालती मारकर बैठ गए, दवा ली और साधना कल्टिवेटिंग शुरू कर दी। रनिंग डैश। फैंग जियू ने उन फैंग गार्ड्स पर एक नजर डाली जिन्होंने औषधीय गोलियां लेने के बाद साधना शुरू कर दी थी। उन्होंने घर के मामलों को संभालने की जिम्मेदारी लेंग शुआंग और लेंग हुआ को सौंप दी। आखिरकार उनके पिता ने भी हाल ही में उन्नति एडवांस की थी। अब फैंग गार्ड्स भी वही कदम उठा रहे थे। घर की कुछ छोटी मोटी बातों को लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता था।
घर। उन्होंने इन दिनों स्पेस के अंदर औषधीय गोलियों को रिफाइंड किया था। अन्यथा फैंग गार्ड्स के उपयोग के लिए इतनी सारी औषधीय गोलियां उपलब्ध नहीं होती। इसके अलावा मुरोंगबो अपना धैर्य बनाए रखने में असमर्थ था और उसे इन कुछ दिनों में कुछ हलचल करनी चाहिए थी। स्माइल विद हॉर्न्स क्रिस्टल बॉल। जैसे ही वह चल रही थी, उसने सामने कुछ दूरी पर 3 आकृतियां देखी। उसने अपनी दृष्टि उनकी ओर घुमाई और उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। स्माइल 1। हेल्स लॉर्ड, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने सुना था कि यह शख्स इन दिनों बाहर नहीं निकला है। इससे उसे लगा कि वह उस कमरे में ही बंद रहेगा। अप्रत्याशित रूप से वह आज बाहर निकल आया। वास्तव में वह उसे कुछ और दिनों के लिए आंगन के अंदर रहने के लिए कहना चाहती थी। वह जिस तरह से उसे इतनी उत्तेजक नजर से देखता था, वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फ्लश्ड फायर। उसे डर था कि एक दिन वह खुद को रोक नहीं पाएगी और उस पर झपट पड़ेगी और उससे खा जाएगी। बाघ का चेहरा यमी फेस। हेल्स लॉर्ड को एहसास नहीं हुआ कि वह बहुत सावधान रह रही थी। जब उन्होंने उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा जिसकी भौहें मुड़ी हुई थीं, तो उन्होंने बहुत पहले ही वह सब भुला दिया था जो उन्होंने उनके बारे में कहा था। उनका दिल झूम उठा क्योंकि उन्होंने उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा था। फिर भी उन्होंने एक ठंडा और उदासीन रवैया बनाए रखा। उन्होंने उदासीनता से उसकी ओर देखा और आसपास के दृश्यों को देखा। मोई स्टैचू। इस लॉर्ड के पास करने को कुछ नहीं है और इसलिए पहाड़ के पीछे टहलने आया हूं, उन्होंने कहा। ओह, तो ऐसा है। फिर कृपया जारी रखें, मैं आपकी रुचि में खलल नहीं डालूंगी। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो रही थी। किसे पता था कि वह उस रेशमी आवाज को सुनेगी जिसमें नाराजगी भरा स्वर था। हैंड वेविंग। इस लॉर्ड को अब वह रुचि नहीं रही। अनअम्यूज्ड। उसने अपनी गर्दन पीछे खींची और कहीं और देखने लगी, जैसे उसने उन्हें सुना ही ना हो, और कदम बढ़ाने लगी। उसने उनसे आगे निकलने के लिए अपनी गति तेज कर दी। वह इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। रनिंग डैश। ग्रे वुल्फ और शैडो वन ने उसे चुपके से जाते हुए और अनसुना करने का नाटक करते हुए देखा, जिसका स्पष्ट इरादा उनके मास्टर को नजरअंदाज करना था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनके होठों के कोने मुड़ गए। वे मुस्कुराए। फिर उन्होंने देखा कि उनके मास्टर की आकृति अचानक चमकी और उसका रास्ता रोक लिया। उसके पास समय पर रुकने का समय नहीं था और वह सीधे उनके आलिंगन बाहों में जा गिरी। ये देखकर वे मुस्कुराए और चुपचाप पीछे हट गए। महिला दिल आदमी रनिंग डैश। फंग जियू ने अपनी नाक को छुआ और ऊपर उनकी ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, हेल्स लॉर्ड, क्या बात है? स्माइल क्वेश्चन मार्क। मुझे यहाँ आए अब कुछ दिन हो गए हैं और तुमने एक मेजबान होस्ट के रूप में अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए एक दिन नहीं बिता सकती? उन्होंने शांत स्वर में कहा, जबकि उनकी गहरी निगाहें उसमें धंस रही थीं। यदि कोई ध्यान से सुनता तो उनकी आवाज में नाराजगी सुनी जा सकती थी, जैसे कि किसी पति को नजरअंदाज किया गया हो। क्रोध। ओह, ये तो ओपन माउथ फेस। वह धूर्तता से मुस्कुराए। उसकी काली आंखें इधर उधर दौड़ रही थीं, जैसे उसने कोई तरकीब सोची हो। उसी क्षण उन्होंने उसे बीच में ही रोक दिया और कठोरता से धमकी दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोई और बहाना देने की? नो एंट्री साइन। जब उसने वे शब्द सुने तो फैंग जियू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उनकी ओर एक नजर डाली। फिर उसने मुस्कुराहट के साथ जारी रखा, हेल्स लॉर्ड, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं बस यही कहने वाली थी कि मैं अभी अपने कपड़े बदलने के लिए घर जाऊंगी और आपके साथ बाहर चलूंगी। नर्तकी 1। उनके चेहरे के भाव तुरंत नर्म हो गए। उन्होंने उसकी लाल पोशाक को देखा और कहा, तुम्हारे कपड़े काफी अच्छे हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि उन्हें लगा कि यह पोशाक अच्छी लग रही है, इसलिए उसे बदलने की जरूरत नहीं है। पोशाक दिल, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं बाहर जाने के लिए हेल्स लॉर्ड के साथ जा रही हूँ। जाहिर है मुझे कपड़े बदलने और तरोताजा होने की जरूरत है। चिंता न करें, मैं गायब नहीं होऊंगी। मैं बस अपने कपड़े बदलने के लिए वापस अंदर जा रही हूँ। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस सामने के हॉल में मेरा इंतजार करें। शावर। हेल्स लॉर्ड ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे आंगन कोर्टयार्ड में तुम्हारा इंतजार करूंगा। उन्हें इतनी बार बेवकूफ बनाया गया था, इसलिए उन्हें काफी आश्चर्य हुआ कि वह इस बार इतनी आसानी से उनके साथ जाने के लिए सहमत हो गई थी। ठीक है, फैंग जियू ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और उनके साथ वापस अंदर चली गई। स्माइल। जैसे ही उन्होंने उन दो लोगों को दूर जाते देखा,
शैडो वन और ग्रे वुल्फ ने एक दूसरे की ओर देखा और ग्रे वुल्फ ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि घोस्ट डॉक्टर क्या कर रही है? क्या वह सच में मास्टर के साथ टहलने जा रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह फिर से अपने किसी भूतिया विचार शरारत पर काम कर रही है? क्या तुमने मास्टर को ये कहते नहीं सुना कि वह उसके आंगन में उसका इंतजार करने जा रहे थे? वह शायद फिर से बेवकूफ नहीं बनेंगे। शैडो वन ने जवाब दिया और आगे चल रहे दोनों लोगों का पीछा किया। ग्रे वुल्फ ने भी उनका पीछा किया, लेकिन अपने दिल में उसने सोचा कि अगर किसी और ने ये कहा होता तो उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया होता, लेकिन घोस्ट डॉक्टर के शब्द, इस पर शक न करना मुश्किल था। थॉट बलून। आंगन में वापस आकर फैंग जियू ने हेल्स लॉर्ड को एक बर्तन चाय परोसने का आदेश दिया और वह कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चली गई। जापानी महल। जब ग्रे वुल्फ और शैडो वन अपने मास्टर के पीछे खड़े होने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि जब से घोस्ट डॉक्टर उनके साथ टहलने जाने के लिए सहमत हुई थी, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्हें शायद एहसास भी नहीं था कि वह अब कितने सहज एट ईज देख रहे थे और उत्साह उनके चेहरे पर झलक रहा था। जब वह अपनी चाय पी रहे थे तो उनका सिर बार बार बेडरूम के मजबूती से बंद दरवाजे की ओर देख रहा था। इसने उनके पीछे खड़े दो लोगों को आवाज स्पीचलेस कर दिया। चाय की प्याली आंखें। उन्हें लगा कि उनके मास्टर एक छोटे लड़के की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो उत्साह से इतना भरा हुआ है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे व्यवहार किया जाए। लड़का वन। घोस्ट डॉक्टर ने केवल उनसे कहा था कि वह उनके साथ टहलने जा रही है और इससे वह इतने उत्साहित हो गए। उनकी शादी की रात पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दुल्हन अनबूठी एस्टोनिश्ड फेस। जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, वे उनके लिए चिंता किए बिना नहीं रह सके। वरीड। उन्होंने सोचा था कि उस दिन कमरे में उनके मास्टर ने घोस्ट डॉक्टर पर बढ़त बना ली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे के साथ उनके व्यवहार को देखने पर वे बता सकते थे कि उनके मास्टर सफल नहीं हुए थे। अगर वह सफल होते तो वह ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते थे? डाउनवर्ड ट्रेंड। दिल टूटना। उफ, ऐसे मास्टर का होना जो भावनात्मक रूप से परिपक्व मैच्योर न हो, ये वास्तव में अधीनस्थों के लिए बहुत चिंताजनक था। वेरी जैसे ही उन्होंने उन्हें अपनी चाय का प्याला खत्म करते और अपने लिए एक और डालते देखा, वह भी बेडरूम के दरवाजे को घूरते हुए, ग्रे वुल्फ ने खांसा और आगे बढ़ा। पेडेस्ट्रियन। मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। घोस्ट डॉक्टर खुद को तैयार करने में जितना अधिक समय ले रही है, वह दिखाता है कि वह आपकी कितनी परवाह करती है। क्या वह कहावत नहीं है, महिला उसी के लिए सचती संवरती है जिसे वह पसंद करती है। वुमन ड्रेसेस फॉर वन शी लाइक्स। और यह सब आपके लिए है मास्टर, अन्यथा वह आपके साथ बाहर जाने के लिए वापस आकर कपड़े बदलने पर जोर क्यों देती? वन चमकता दिल। ये सुनकर हेल्स लॉर्ड के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। चाय का प्याला पकड़े हुए उनका हाथ इतनी सूक्ष्मता से कांपा कि किसी ने गौर नहीं किया। उनकी रहस्यमयी काली आंखों ने बेडरूम की ओर देखा और चुपचाप सोचा, क्या वह सच में उनके लिए सज रही थी? धक धक करता दिल आंखें। हाँ, वरना उन्हें टहलाने के लिए उसे कपड़े बदलने की क्या जरूरत थी? जैसा कि कहा जाता है, महिला उसी के लिए सचती है जिसे वह पसंद करती है, तो क्या वह सच में उनकी परवाह करती है? गुलाब। इसके अलावा महिलाएं आमतौर पर वह नहीं बोलती जो उनके मन में होता है, भले ही वे किसी को पसंद करती हो, वे इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। खैर, अब उन्हें पता चल गया था। रिलीव्ड फेस बल्ब। जैसे ही उन्होंने ये सब सोचा, उनका दिल उम्मीदों से भर उठा। अपने मास्टर को फिर से शांत और उदासीन स्वभाव में लौटते देखकर ग्रे वुल्फ मुस्कुराया और पीछे हट गया। उसकी ठुड्डी गर्व से ऊपर उठी थी, मानो कह रही हो, क्या इस बार मैं स्मार्ट निकला? मैंने वे शब्द कहे जो मास्टर को सबसे ज्यादा पसंद थे। कूल स्मर्क। शैडो वन ने उसे देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। डेडपैन फेस। शायद ग्रे वुल्फ की बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि वे कुछ समय तक इंतजार करते रहे और मास्टर ने अच्छे मूड में अपनी चाय की चुस्कियां ली। चाय की प्याली स्माइल। काफी समय के बाद दरवाजा खुला और उनका दिल उछल पड़ा। उन्होंने सहज रूप से दरवाजे की ओर देखा, उनका दिल उम्मीदों से भरा था। हालांकि जब उन्होंने देखा कि दरवाजे से बाहर कौन निकला है, तो उनके होंठ कसकर खींच गए, उनकी सारी उम्मीदें गायब हो गईं और उनका दिल बैठ गया। डाउनवर्ड ट्रेंड। दिल टूटना। एक्सप्रेशनलेस। उनकी नजर फैंग जियू से हट गई और पीछे खड़े ग्रे वुल्फ की ओर मुड़ गई। पाउटिंग। जब ग्रे वुल्फ ने फैंग जियू को कमरे से बाहर निकलते देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके चेहरे के भाव स्तब्ध थे, खासकर जब उसने मास्टर की ठंडी घूरती हुई नजर को महसूस किया। वह अपने आसपास के ठंडे माहौल को देखकर कांपने लगा और उसका दिल बैठ गया।
फेयरफुल रश्ड फेस। उसने कड़वाहट के साथ फैंग जियू की ओर देखा और कहा, मिस फैंग, आपने ऐसे कपड़े क्यों बदले? कपड़े बदलना तो ठीक था, लेकिन उनके मेकअप के साथ क्या समस्या थी? अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो उसने अपना मुंह बंद ही रखा होता। टायर्ड। ओह, क्या यह मुझ पर नहीं जंच रहा? फैंग जियू ने अपने पुरुषों वाले लिबास मेल रोब्स की ओर नीचे देखा। उसके बाल एक कुलीन बेटे की तरह बंधे हुए थे। उसने सोचा कि वह काफी अच्छी दिख रही है। लड़का 1, कपड़े तो काफी अच्छे हैं। हालांकि आपकी ये घनी भौहें थिक आईब्रोज वास्तव में उपयुक्त नहीं है। उसका चेहरा बहुत प्यारा था, फिर भी वह इसे किसी हास्यास्पद चीज में बदलने में कामयाब रही थी। न केवल उनके मास्टर का दिल बैठा, बल्कि उसे देखकर ग्रे वुल्फ का दिल भी बैठ गया। वे इस तरह बाहर टहलने कैसे जा सकते थे? डाउनवर्ड ट्रेंड। आपको क्या लगता है? वह मुस्कुराए और भावहीन हेल्स लॉर्ड की ओर देखा और पाया कि उनका चेहरा कुछ खींचा हुआ सा लग रहा था। स्मर्क क्वेश्चन मार्क। हेल्स लॉर्ड ने उसकी ओर देखा और भिंचे हुए होठों से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह अच्छा है तो ठीक है। एक्सप्रेशनलेस आदमी का जूता। टीयर्स ऑफ जॉय। हेल्स लॉर्ड ने अपना मुखौटा मास्क पहना और फैंग निवास से बाहर निकल गए। ग्रे वुल्फ और शैडो 1 उनके पीछे हो लिए। वहीं दूसरी ओर फैंग जियू के साथ केवल लेंग हुआ था, क्योंकि लेंग शांग निवास पर ही रुक गई थी। सड़क पर बहुत से लोग निकले हुए थे। उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व से आकर्षित होकर सड़क पर कई महिलाएं लगातार उन पर कामुक नजरें डाल रही थीं। मुखौटा 1 नर्तकी। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी पहचान लिया कि नकाबपोश हेल्स लॉर्ड वही हैं जिन्होंने उस दिन फैंग निवास के गेट के सामने नासेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर को मारा था। उन्होंने उनके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की और दूर से ही उनके बारे में दबी आवाज में बात करते हुए उन्हें देखते रहे। फेयरफुल फेस पदचिह्न। फैंग जियू ने शहर के आम लोगों की इन घूरती नजरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए अपने बगल में चल रहे हेल्स लॉर्ड से पूछा, इस शहर में एक बहुत अच्छा दलिया पोरज रेस्तरां है। क्यों न हम वहां खाना खाने चलें और फिर टहलें? स्माइल। ये सुनकर हेल्स लॉर्ड को एहसास हुआ कि उसने आज सुबह नाश्ता नहीं किया था। उन्होंने सिर हिलाया, रास्ता दिखाओ। यह आगे सड़क के नीचे ही है। वह मुस्कुराए और उन्हें दलिये के एक स्टॉल पर ले आए। स्टॉल एक सड़क के कोने पर स्थित था। इसके मालिक एक वृद्ध दंपति थे। आमतौर पर स्टॉल पर लगभग 3 से 5 ग्राहक होते थे। फिलहाल वहां कोई ग्राहक नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि दोपहर होने वाली थी। बूढ़ी औरत, बूढ़ा आदमी। हेल्स लॉर्ड और फैंग जियू एक मेज पर बैठ गए, जबकि ग्रे वुल्फ, शैडो 1 और लिंग हुआ दूसरी मेज पर बैठ गए। उन्होंने ताजे कुमुदनी लिली के दलिये का एक बर्तन मंगवाया। जब स्टॉल मालिकों ने देखा कि उनके पास अभी भी ग्राहक हैं, तो वे मुस्कुराए और उनकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। उन्होंने दोनों मेजों पर कई साइड डिश सह व्यंजन भेजे। स्टू यमी फेस। इसे आजमाए। उसने उनके सामने एक कटोरा रखा। साइड डिश के साथ इसका स्वाद बेहतर लगता है। हेल्स लॉर्ड ने देखा कि उसने उनके लिए कटोरे में दलिया निकाला है। उन्होंने भी उसके लिए वैसा ही करना शुरू कर दिया। इसे खाओ। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो हम एक और बर्तन मंगवा सकते हैं। जब उसने उन्हें दलिया परोसते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन उनकी बात सुनकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इतना काफी है कि 2 लोग एक बर्तन दलिया खत्म कर सकें। इसके अलावा शहर में बहुत सारे स्नैक्स हैं। हम पूरे रास्ते चले हैं। खाना आखिरी चीज है जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। टीयर्स ऑफ जॉय फ्राइस। उसने दलिये में साइड डिश मिलाए और खाना शुरू कर दिया। आज सुबह उसके पेट में कुछ नहीं गया था। वह फैंग गार्ड्स के मामलों को संभालने में व्यस्त थी और अपने आंगन में लौटने के बाद खाने का इरादा रखती थी। वह अप्रत्याशित रूप से रास्ते में उनसे मिल गई। चूंकि उन्होंने उससे टहलने के लिए कहा था, तो हाँ, टहलने चलते हैं। उसे खुशी खुशी खाते देख हेल्स लॉर्ड ने कुछ और खाए और साथ ही उसके कटोरे में साइड डिश का ढेर लगा दिया। दलिये का एक छोटा बर्तन लगभग 4 से 5 कटोरों के बराबर था। उनके द्वारा खाए गए एक कटोरे के अलावा फैंग जियू ने बाकी सारा दलिया साफ कर दिया। यमी फेस। क्या तुम्हारा पेट भर गया? मम्मा, मेरा पेट भर गया है। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा। दलिये का एक बर्तन वाकई बहुत तृप्त करने वाला था। इसके अलावा पेट भर जाने से उसकी हिलने डुलने की इच्छा कम हो गई थी। क्या किया जाए? निद्रालु। डकार। रनिंग डैश। वह डकार लेकर शर्मिंदगी से हंसी। चलो भोजन पचाने के लिए पैदल चलते हैं। फिर हम संगीत सुनने और दृश्यों का आनंद लेने के लिए किसी जगह की तलाश करेंगे। कोल्ड स्वेट स्माइल स्वर। हेल्स लॉर्ड की कोई पसंद नापसंद नहीं थी, वह बस उसके साथ अधिक समय बिताना चाहते थे।
इसलिए वह जहां भी गई वे उसके पीछे हो लिए और सुबह से लेकर शाम ढलने तक उसके साथ रहे। तभी लेंग हुआ पास आया और विषय बदल गया। लेंग हुआ ने उसे बताया कि वह आयोजन स्थल वेन्यू तैयार करने के लिए पहले जा रहा है। सूर्यास्त अर्धचंद्र। हेल्स लॉर्ड की काली आंखें उसकी ओर हल्की सी घूमी। उसने वास्तव में पूरे दिन उनका साथ दिया था। आसमान थोड़ी देर पहले ही काला हुआ था। क्या उसने उनके लिए कोई कार्यक्रम तय किया था? थॉट बलून धक धक करता दिल। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उनका दिल मचल उठा और वे इसका इंतजार करने लगे। मिस्ट्रेस, सब तैयार है। लेंग हुआ वापस आया और उसने हमेशा की तरह कुछ दूरी पर खड़े होकर सूचना दी। ठीक है का चिन्ह। हिल्स लॉर्ड, चलिए, दिन का मुख्य आकर्षण हाईलाइट आने वाला है। मैंने विशेष रूप से आपके लिए ये तैयार किया है। उपहार 1। एक चालाक मुस्कान और रहस्यमयी आंखों के साथ वो उन्हें एक ऐसी इमारत की ओर ले गई जिसके दरवाजे के सामने 2 लाल लालटेन लटके हुए थे। लालटेन स्मर्क लालटेन। वो रहस्यमयी इमारत क्या हो सकती है? क्या विंकिंग फेस ओपन बुक जश्न? जब ग्रे वुल्फ और शैडो वन ने सामने की इमारत को देखा तो वे अपने दिलों में एक तरह की बुरी आशंका महसूस किए बिना नहीं रह सके। इस इमारत की सजावट वैसी ही क्यों थी जब उसे वेश्यालय ब्रॉथल में सेवा करने के लिए भेजा गया था? क्या यह एक वेश्यालय हो सकता है? फेयरफुल फेस। जब उसे यह बात याद आई तो उसके होंठ कांपने लगे और उसका रंग अजीब हो गया। वह अपना मुंह खोलना चाहता था लेकिन उसके मास्टर की नज़र कुछ उम्मीद भरी थी। वह चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसने घोस्ट डॉक्टर की ओर देखा। वह देख सकता था कि उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। 1। ये देखकर वह शैडो 1 की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसने उसे भी उसी समय फर्श को घूरते हुए देखा जैसे वह किसी गहरी सोच में हो। आदमी पीसी पद चिन्ह। उसने अपनी आस्तीन उठाए और अपने माथे से ठंडे पसीने की बूंदें पोंछी, उम्मीद की कि वह गलत हो। वरना मास्टर को वेश्यालय की सैर पर ले जाना। वह कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि अंदर जाने पर मास्टर के चेहरे के भाव कैसे होंगे। रश्ट फेस, टपकता पसीना। ऐसा विचार किसी सामान्य व्यक्ति के मन में नहीं आ सकता। हालांकि घोस्ट डॉक्टर के अजीबोगरीब चरित्र को देखते हुए ये काफी सामान्य लग रहा था। बवंडर, उसने सोचा, घोस्ट डॉक्टर आज पूरे दिन मास्टर का साथ देने के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई? जैसा कि पता चला, वह मास्टर के लिए यही सब तैयार कर रही थी। क्या उसने सोचा था कि अगर वह मास्टर के पास कुछ सुंदर महिलाओं को भेज देगी तो वह उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे? नर्तकी क्रॉस मार्क। अगर कोई जानना चाहता कि सुंदरता क्या होती है तो हेल्स लॉर्ड के महल में खूबसूरत महिलाओं की कोई कमी नहीं थी। हालांकि हेल्स लॉर्ड ने उन सुंदरियों पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर मास्टर वास्तव में कुछ सुंदरियों के साथ समय बिताना चाहते तो वे इतनी लंबी दूरी तय करके घोस्ट डॉक्टर के पास नहीं आते। वैसे देखा जाए तो मास्टर भी वाकई में अजीब थे। जापानी महल गुलाब। मास्टर ने घोस्ट डॉक्टर में ऐसा क्या देखा? सुंदरता के मामले में हालांकि वह बहुत सुंदर थी लेकिन उनके लिए इसका कोई मूल नहीं था जो हर तरह की खूबसूरत महिलाओं को देखने के आदी थे। राजकुमारी क्वेश्चन मार्क। क्या यह उनकी साधना, प्रतिभा, कल्टिवेशन टैलेंट के बारे में था? दुनिया में घोस्ट डॉक्टर से भी अधिक प्रतिभाशाली महिलाएं थीं। तो क्या इसलिए कि वह औषधीय गोलियां, दान मेडिसिन्स बना सकती थी? ये और भी असंभव था। मास्टर इतने सती व्यक्ति नहीं थे। वह इन कारणों से उसे पसंद कैसे कर सकते थे और उसके लिए अपने दिल में जगह कैसे बना सकते थे? गोली क्रॉस मार्क। तो निश्चित रूप से यह उसका चालाक, लोमड़ी जैसा चंचल स्वभाव और उसके अजीबोगरीब तरीके ही होंगे जिससे मास्टर को प्यार हो गया। दिल। जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसका मुंह अनैच्छिक रूप से मुस्कुरा उठा। मास्टर निश्चित रूप से एक पीड़ा प्रेमी, मैसोकिस्टिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। घोस्ट डॉक्टर के व्यवहार से उन्हें जितना कष्ट मिलता था उतना ही वे घोस्ट डॉक्टर पर झपटने के लिए बेताब रहते थे। टीयर्स ऑफ जॉय, बवंडर, मास्टर। अचानक शैडो 1 की आवाज ने उसके भटकते हुए दिमाग को खींच लिया। उसने शैडो 1 की ओर देखा जो एक हाथ से अपना पेट दबाए हुए था। शैडो 1 का रंग खराब दिख रहा था। हो सकता है कि भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग के कारण इस अधीनस्थ के पेट में दर्द हो रहा हो। क्या इस अधीनस्थ को जाने की अनुमति दी जा सकती है? रनिंग डैश। हेल्स लॉर्ड ने उसकी ओर एक नजर डाली और उदासीनता से जवाब दिया, जाओ। हैंड वेविंग। धन्यवाद मास्टर। जैसे ही शैडो 1 ने धन्यवाद कहा वो मुड़ा और तेजी से चला गया। ग्रे वुल्फ उसे भौचक्का होकर देखता रह गया। मूव क्वेश्चन मार्क। ये लड़का खिसकने में कामयाब रहा। रनिंग डैश क्रोध। ग्रे वुल्फ सोच रहा था कि क्या उसे भी उसका अनुसरण करना चाहिए,
लेकिन तभी उसने देखा कि घोस्ट डॉक्टर पहले ही उसके मास्टर को लेकर इमारत में दाखिल हो चुकी थी। ये देखकर वह केवल कड़वे चेहरे के साथ पीछे पीछे चल दिया। टायर्ड। इमारत में कोई शोर नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि जगह पहले ही खाली कर दी गई थी। 30 के दशक की एक सुंदर महिला अपने हाथ में एक खूबसूरत पंखा फड़फड़ाती हुई आई, अपनी कमर और कूल्हों को मटकाते हुए और 3 बार झूमते हुए उनका स्वागत किया। नर्तकी लालटेन 1। अय्यो, हम युवा स्वामियों यंग मास्टर्स के आने का इंतजार कर रहे थे। लड़कियां बहुत पहले ही तैयार हो गई थीं। अभी कुछ देर पहले ही उनमें से कुछ पूछ रही थी कि युवा स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए। चुंबन का चिन्ह लाउडस्पीकर। वो सुंदर महिला एक पारभासी लाल मलमल के कपड़े पहने हुए थी। उसकी कमर पतली थी और बर्फ जैसी सफेद छाती डगमगा रही थी जो लगभग बाहर ही गिरने वाली थी। वो दिखने में बहुत आकर्षक लग रही थी। चेरी पोशाक 1। उसने अपने हाथ में एक लाल रुमाल के साथ फैंग जियो को धीरे से मारा, जबकि उसके दूसरे हाथ ने पंखे को अपनी मुस्कुराती हुई लाल लिपस्टिक वाली होठों को आधा ढकने के लिए फैला दिया। उसकी आवाज ने हिल्स लॉर्ड के पीछे खड़े ग्रे वुल्फ के पूरे शरीर में सिहरन गूस बम्स पैदा कर दी। डिजी डिजी, ये बहुत ही भारी ओवरवेलमिंग था। बवंडर वेश्यालय में कदम रखते ही हेल्स लॉर्ड का क्या हाल होगा? क्या फैंग जियो का यह मजाक उन पर भारी पड़ेगा? क्या आप अगला अध्याय देखना चाहेंगे? टीयर्स ऑफ जॉय लालटेन ओपन बुक। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आगे भी इसी तरह अच्छी अच्छी नई नई स्टोरी लाते रहेंगे।